हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, फार्मूला टैब का फाइनेंशियल ग्रुप में जो अगला फंक्शन है आज हमारे पास, आज हम 3 फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारे पास एनपीवी है, दूसरा है आईआरआर और तीसरा है एमआईआरआर। दोस्तों, ये फार्मूला बड़े ही काम के चीज़ हैं। अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कैलकुलेशन करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एक अनुमानित ये गणना कर सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक अनुमानित मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसके लिए ये तीनों फार्मूले यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पहले हम थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम इनका प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि कैसे आप इनमें ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दोस्तों, ये इसको आप ये समझिए कि ये एक पेपर वर्क है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक लमसम अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ये देख सकते हैं कि हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनपीवी और आईआरआर और एमआईआरआर जो फार्मूला है एमएस एक्सेल का, तो ये सभी फार्मूले निवेश परियोजना यानी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए निवेश परियोजना यानी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता क्या है। तो निवेश परियोजना एक योजना या योजना का समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों फाइनेंशियल रिसोर्सेस का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। निवेश परियोजनाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं जैसे, तो दोस्तों ये निवेश परियोजना को आप सीधा सा आप सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या रियल इस्टेट का काम करना चाहते हैं या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसमें आप लाभ कमाने के उद्देश्य से वो काम आप शुरू किए हों, तो उसमें आपको लाभ होगा या हानि होगा, इसका मूल्यांकन, इसका कैलकुलेशन करने के लिए एनपीवी और आईआरआर और एमआईआरआर फार्मूला काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट हो सकता है वो, हालांकि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। आप अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हैं तो भी वो आपका एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट वो होता है कि जिसमें आप शुरू में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, इस उद्देश्य से कि भविष्य में हमको इतना पैसा इन्वेस्ट करने पर इतना प्रॉफिट होगा। इसको आप कुल मिला के ये समझ लीजिए कि एक बिजनेस है। अब बिजनेस के कई प्रकार हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बिजनेस एक्सपेंशन में जैसे किसी कंपनी का नए उत्पाद लॉन्च करना, नए बाज़ारों में प्रवेश करना या उत्पादन क्षमता बढ़ाना। ठीक है, इसमें भी जब देखिए जब कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, तो उसको मार्केट में एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके सेलिंग के लिए, इन सब में वो क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से एडवर्टीजमेंट, किसी फेमस व्यक्ति से एडवर्टीजमेंट कराती है, उसको पैसा देती है। पैसा क्यों? इसलिए ताकि अधिक से अधिक एडवर्टीजमेंट हो और लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदें और कंपनी को प्रॉफिट हो, उनका ये उद्देश्य होता है। ठीक है, ये हम दोस्तों बता रहे हैं आपको कि जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जिसमें एनपीवी, आईआरआर और एमआईआरआर फार्मूला यूज होते हैं। दूसरा है अचल संपत्ति, रियल इस्टेट, है ना। रियल इस्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे भूमि, इमारतें या संपत्ति खरीदना और उनका विकास करना। जैसे जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनका भी तो अपना एक प्रोजेक्ट ही है ना। उसमें क्या करते हैं वो लोग कि पहले किसी ज़मीन को या किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को खरीदते हैं,
फिर इसको लीज पर, या कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं, कोई जैसे ज़मीन खरीदे हैं, उसको फिर प्लॉटिंग करके बेचते हैं। खरीदते वो कम दाम में है, इस उद्देश्य से खरीदते हैं कि हम इसको अधिक दाम में बेच करके और लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि ये जो निवेश परियोजना है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य ही है लाभ कमाना। तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें आपको लाभ ना हो। ठीक है, फिर तीसरा है वित्तीय निवेश। वित्तीय निवेश से मतलब है आपका कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कोई शेयर खरीदना, बॉन्ड खरीदना, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय साधनों में। जैसे आप किसी को ब्याज में रुपया देते हैं ना, तो वो भी तो आपका एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें भी आपको प्रॉफिट ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद है प्रौद्योगिकी उन्नयन, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड। इसमें क्या है कि नई तकनीकें या उपकरण खरीदना और उन्हें कार्यान्वित करना। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं कि देखिए जब आप किसी भी नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक निवेश यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल, आपको पूंजी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो। अब जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं अपना पैसा लगा करके, तो आप ये भी सोचेंगे कि उस प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली जो आमदनी और खर्चों का समय समय पर मूल्यांकन होगा, उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, जो आय होगा, जो व्यय होगा, ठीक है, उसका जो हम हिसाब रखेंगे, जो कैश के आने जाने का जो काम होता है, उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैश फ्लो के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो में, कि जैसे पहला तो हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि वह धनराशि जिसे आप परियोजना के प्रारंभ में निवेश करते हैं, यानी प्रोजेक्ट के प्रारंभ में निवेश करते हैं, और यह आमतौर पर एक नकारात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर होती है, क्योंकि यह आपका खर्च होता है। अब देखिए जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उसमें अपना खुद का पैसा लगाते हैं, वो एक पूंजी के रूप में लगाते हैं। और ये पूंजी क्या है, एक तरह से जो ऑनर है उसके ऊपर ये कर्ज है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा है कि यह एक नकारात्मक संख्या होती है। अब वो जो आपने कैपिटल लगाया है, तो उस कैपिटल को लगाने के बाद आप इस उद्देश्य से लगाए हैं कि हम धीरे धीरे करके और इसको हम अपना कवर कर लेंगे और प्रॉफिट भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक नकदी प्रवाह क्या हो, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है। वह धनराशि जो प्रोजेक्ट से समय समय पर आय के रूप में आती है। अब देखिए आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया कोई पैसा लगा करके, अब उस प्रोजेक्ट में जो इनकम होती है ना, उसको पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है कि वह धनराशि जो प्रोजेक्ट में खर्च के रूप में जाती है, यह भी आमतौर पर प्रारंभिक निवेश के साथ आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैश फ्लो होता है और नेगेटिव कैश फ्लो होता है। नेगेटिव कैश फ्लो में क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है आपका, जैसे मान लीजिए आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपके जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी, एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं उसका पैसा, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग वगैरह का जो भी खर्चा है, ये सब क्या होगा, ये क्योंकि कैश जा रहा है ना, तो नेगेटिव कैश फ्लो होगा, और अगर इनकम हो रही है तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। ठीक है, तो ये कैश फ्लो का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि नकदी प्रवाह का विश्लेषण यानी कैश फ्लो का जो इन्वेस्टिगेशन है, तो निवेश परियोजनाओं की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है। यह आपको बताता है कि आपकी परियोजना में, मतलब आपके प्रोजेक्ट में कितनी आय होगी और कितने खर्च होंगे, जिससे आप यह निर्णय ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाभकारी है या नहीं। ठीक है, तो कैश फ्लो से ही पता चलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है,
तो ये प्रॉफिट वाला है या लॉस वाला है। ठीक है, अब फिर अगला जो एलिमेंट है हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का, वो है जोखिम और प्रतिफल यानी रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, प्रोजेक्ट से संबंधित जोखिमों और मूल्यांकन, जोखिमों का मूल्यांकन और संभावित प्रतिफल की गणना करता है। ठीक है भाई, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है। जब आप रिस्क लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो निगेटिव मिलेगा, या तो आपका बिजनेस सफल होगा या तो विफल होगा। ठीक है, पर जब रिस्क लेंगे तो उसका प्रतिफल कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, समाप्ति मूल्य यानी टर्मिनल वैल्यू, परियोजना के अंत में शेष बची हुई संपत्ति का मूल्य। ठीक है, तो ये इतने एलिमेंट होते हैं दोस्तों ये सभी हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जब हम एनपीवी और आईआरआर एमआईआरआर का यूज करेंगे इन फार्मूला का, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। इसीलिए सबको हम पहले से ही आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि निवेश परियोजना का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अभी आया है काम की चीज़। ठीक है, हालांकि इसके पहले भी ये काम की चीज़ ही हमने बताया है थ्योरी के रूप में, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है तो उसका हम मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो निवेश परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वित्तीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से क्या क्या शामिल है ये देखिए। शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको जो हमने यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाया था एनपीवी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक निवेश का अंतर। मतलब कि जो आपके प्रोजेक्ट में इनकम हो रही है, जो भी इनकम हो रही है, तो उसमें एक्सपेंस को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो आया है, जैसे आज के डेट में 6,000 रुपये की कमाई हुई और 200 रुपये का खर्चा हुआ है। ठीक है, तो 6,000 में जब 200 रुपये माइनस करोगे तो जितना आपका बचेगा 5,800 रुपये, वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीवी कहते हैं। तो इसको हम निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसके बाद फिर है आंतरिक प्रतिफल दर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आईआरआर कहते हैं, कि परियोजना की नकदी प्रवाह की दर जिस पर एनपीवी शून्य होता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट में नकदी प्रवाह की दर होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद है संशोधित आंतरिक प्रतिफल यानी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो एमआईआरआर है। तो ये आईआरआर की तरह लेकिन पुनः निवेश दर और वित्तीय दर को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, कि आईआरआर और एमआईआरआर में क्या अंतर होता है, आईआरआर क्या फाइंड करता है और एमआईआरआर क्या फाइंड करता है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब देखिए भुगतान की अवधि मतलब पेबैक पीरियड, वह समय अवधि जिसमें प्रारंभिक निवेश की वसूली हो जाती हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक कंपनी एक नई उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है। यह इकाई 2 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश मांगती है और अनुमानित नकदी प्रवाह निम्नलिखित है। ठीक है, कि कोई एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक यूनिट स्थापित करना चाहती है, लेकिन उस कंपनी को उस यूनिट को स्थापित करने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो वो 2 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और वो एक अनुमान लगाएगा कि हम 1 साल में 50 लाख कमा लेंगे, 2 साल में 60 लाख, 3 साल में 70 लाख, 4 साल में 80 लाख। ठीक है, फिर इस तरह से हिसाब लगाने के बाद फिर लास्ट में अगर वो जानेगा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इससे वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में सरलता होती है। आप डिसाइड कर सकते हो अच्छे से कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो एनपीवी, आईआरआर और एमआईआरआर का जो फंडा है, इसका बैकग्राउंड क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक
ठीक है। अब चलिए हम अपने एक्सेल सीट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डेटा बना रखा है। देखिए हम पहले इसके हेडिंग को आपको समझा देते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास इन्वेस्टमेंट ईयर है ना, कि हमने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है। इसके बाद है निगेटिव कैश फ्लो। निगेटिव कैश फ्लो यानी क्या होता है कि जो खर्च होता है। ठीक है, हम कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। अब जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या हुआ है, वो निगेटिव कैश फ्लो में जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव कैश फ्लो में क्या होगा कि उस प्रोजेक्ट से या उस बिजनेस से जो भी इनकम होगी वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव कैश फ्लो है वो, और जो खर्च हो रहा है वो निगेटिव कैश फ्लो है। ठीक है, एक्यूरेट कैश फ्लो क्या होगा कि पॉजिटिव कैश फ्लो में से निगेटिव कैश फ्लो को घटाने पर जो भी वैल्यू आएगा ये इसका क्या कहलाएगा, एक्यूरेट कैश फ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेट क्या है, 5% है। अब देखिए यहाँ पे रेट लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, रेट लिखने का मतलब ये है कि चूँकि आज हम बैठ के ये हिसाब लगा रहे हैं, कब के लिए, 4 साल बाद के लिए हम हिसाब लगा रहे हैं कि अगर आज हम 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद इसकी जो कीमत है वो क्या होगी। आज जिस वैल्यू की मतलब जिस अमाउंट की कीमत 5% में है, तो 4 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक अनुमानित रेट लिख देते हैं कि 4 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि फिक्स तो नहीं है। ठीक है, जो आज जितना वैल्यू 100 रुपये का है तो 4 साल बाद उसका वैल्यू कुछ कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक्यूरेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। एक्यूरेट कैश फ्लो में क्या होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो माइनस निगेटिव कैश फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इनिशियल में क्या किए हैं, इनिशियल में हमने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैश फ्लो हमारे पास कुछ नहीं आया। क्यों, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, इनिशियल कंडीशन में है, शुरुआत स्टेज पर हैं, तो 20,000 तो हमने लगा दिया। अब उसी साल जैसे हम लगाए तो थोड़ी हमको कुछ पॉजिटिव आने लगेगा। अब यहाँ पे पहला साल है, पहले साल में जैसे हमने ये 20,000 लगाया ना, तो पहले साल में हमने क्या किया कि 3,000 रुपये हमारा खर्च हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एडवर्टीजमेंट कराया 3,000 रुपये लगा करके, लेकिन उस जो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन हमने कराया है, उस विज्ञापन को कराने से इतना प्रभाव हुआ है कि हमको 4600 रुपये का इनकम हुआ। ठीक है, दूसरे साल हमने जैसे अब यहाँ पे 4600 रुपये हमको मिला, हमको लालच बढ़ गई, तो हम क्या किए 4500 रुपये फिर से हम खर्च कर दिए। ठीक है, तो जब 4500 रुपये खर्च किए तो कितना हुआ, 6700 रुपये का हमको आय हुआ। ठीक है, अब जब 6700 रुपये का आय हुआ, अब तीसरे साल क्या हुआ कि हम 4200 रुपये खर्चा किए, 4200 रुपये खर्चा किए, तो हमको आय कितना हुआ, 8200 रुपये हुआ है। ठीक है, और चौथे साल हम 10,000 रुपये डायरेक्ट बढ़ा के खर्चा कर दिए, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति 4 साल पहले 3,000 में हमारा विज्ञापन कर देता था, तो आज से 4 साल बाद उसकी भी तो यार वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इसलिए वो चौथे साल में हमने 10,000 रुपये खर्चा किया। तो जब हम 10,000 रुपये खर्चा किए तो हमको पॉजिटिव वैल्यू कितना आया, मतलब हमको आमदनी कितनी हुई, 36,000 रुपये की। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम ये ईयरली हमको डेटा मिल रहा है। ठीक है, वार्षिक डेटा मिल रहा है, और जो एनपीवी, आईआरआर और एमआईआरआर आपको रिजल्ट देगा वो भी कैसा देगा, ईयरली देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं,
एक्यूरेट कैश फ्लो निकालते हैं। एक्यूरेट कैश फ्लो निकालने के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो से निगेटिव कैश फ्लो को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं बराबर का निशान, इसका सेल एड्रेस माइनस ये। तो देखिए अब ये क्या आ गया है, एक्यूरेट कैश फ्लो आया है। मतलब क्या है कि ये 20,000 रुपये कर्ज है आपका, माइनस है आपका, क्योंकि आपने इसको इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ड्रैग करने के बाद हमारे पास एक्यूरेट कैश फ्लो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेट कैश फ्लो हमारा आ गया है कि देखिए कितना हमको मिला है ना। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3,000 रुपये हमने खर्चा किया, 4600 आया, तो 4600 में से 3,000 माइनस हुआ तो 1600 बचा। ऐसे 6700 आय हुआ, 4500 माइनस किए 2200 बचा। ऐसे ही एक दूसरे को माइनस कर दिया है। ठीक है, अब माइनस करने के बाद ठीक है, अब इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं जो फ्यूचर के लिए होगी। आज ही हम निकाल लेते हैं कि 4 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू NPV। रेट हमारा आज का वर्तमान का रेट क्या है, 5% है, कॉमा यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको टोटल एक्यूरेट वैल्यू को। ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको करते हैं इंटर। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना आया है, 28,364 रुपये 89 पैसे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए कि हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आई है दोस्तों, नेट वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, कि आज हमने ये वैल्यू निकाला है। अब इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आना चाहिए, तो जितना हमने इन्वेस्ट किया है शुरू में उतना हम इसके साथ माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू बचेगा वो सब क्या होगा, NPV होगा। तो चलिए हम इसको माइनस करते हैं, इक्वल टू इसमें से माइनस 20,000 करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है, 8,364 रुपया और 89 पैसा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम NPV हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्या इतना रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। तो चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं हम NPV। सबसे पहले यहाँ पे रेट पूछ रहा है, कितना रेट है, कॉमा वैल्यू क्या है। तो देखिए अब आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, आपको एक्यूरेट वैल्यू लेना है। और एक्यूरेट वैल्यू में भी क्या लेना है, ये एक्यूरेट वैल्यू लेना है जितना आपको इनकम हुआ है। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और प्लस का सिंबल लगाना है। देखिए प्लस का सिंबल लगाने से क्या होगा कि इसको ये जो D2 है माइनस में है 20,000, तो ये इसको ऑटोमेटिक इसको जो है तो माइनस कर देगा। ठीक है, 20,000 इसको माइनस कर दिया। तो देखिए इसका रिज़ल्ट कितना आया, 8,364 रुपया 89 पैसा आया है, और इसका रिज़ल्ट भी 8,364 रुपया 89 पैसा आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस चेक हो चुका है। ठीक है, कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, 8,364 रुपया 89 पैसा। मतलब कि अगर आपने 20,000 रुपया लगा कर के कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और इतना इतना आपका खर्च भी हुआ है, तो 4 साल बाद आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो 8,364 रुपये का होने वाला है, जो आज की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका जो है तो आज इसका 5% हमने माना है कि आज इसकी कीमत कितनी है, 5% है। लेकिन 4 साल बाद इसकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे हम ये पूरे को सेलेक्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 16%। ठीक है, 4 साल बाद इसका
क्या अब देखिए क्या है कि अगर एनपीवी और आईआरआर हमारा पॉजिटिव में चल रहा है, इनसे ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि ये बिज़नेस हमको सही है और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमको इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ये आईआरआर आपका नेगेटिव में आ गया तो फिर आपको एक बार इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लगाते हैं 25,000 रुपये, ये देखिए। ठीक है, अगर आप चौथे साल 25,000 रुपये खर्च किए और आपको मिला 36,000 रुपये आय हुआ, लेकिन इनकम आपको सिर्फ 11,000 रुपये का हुआ है, तो फिर आपका भविष्य में ये जो आज का जो 5% है तो 4 साल बाद ही आपका नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी माइनस में चले जाओगे 4 साल बाद। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि कौन से बिजनेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में आपको प्रॉफिट होगा, किस में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो MIRR फार्मूला है इसका क्या काम होता है। देखिए जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे MIRR फार्मूला क्या करता है कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करता है। ठीक है, कि मॉडिफाइड करके जो रेट रिटर्न करता है उसके लिए यूज होता है कि जैसे री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत जहाँ पड़ती है हमको, तो ये क्या करता है कि जो रेट है उसको एज इट इज़ बना के रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि देखिए IRR में कुछ कमी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कुछ कमी है। कमी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी साल हमारा जो कैश फ्लो है कभी नेगेटिव हुआ तो कभी पॉजिटिव हुआ, कभी नेगेटिव हुआ, कभी पॉजिटिव हुआ, कभी पॉजिटिव वाला हमारा नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि जो IRR फंक्शन है तो उसके लिए ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, ज़्यादा आर्गूमेंट हो जाते हैं, जो कि वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक है, लेकिन MIRR क्या करता है कि वो उसको मॉडिफाइड करके और अपने हिसाब से दे देता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि सबसे पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे MIRR इसको, इसके बाद हम करली ब्रेस ओपन करेंगे। करली ब्रेस ओपन करने के बाद यहाँ पे हम -20,000 लिखेंगे। यहाँ पे 20,000 हम लिख दिए हैं। फिर कामा, अभी देखिए वैल्यू ही मांग रहा है। ठीक है, अब वैल्यू में आप यहाँ पे मैनुअली वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है, ठीक है, 4600 कामा 6700 कामा 8200 कामा 36,000। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको करली ब्रेस को क्लोज कर सकते हैं। फिर लगाइए कामा, और यहाँ पे रेट कितना है 5%। और जब इसका री इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर में, इसका जो इन्वेस्ट होगा तो वो रेट भी हम 5% ही कर रहे हैं, तो फिर से हम इसको 2 बार लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, 30% आया। कि अगर हम ये क्या है कि लमसम दे रहा है, जैसे ये 16 है ना, तो आज 4 साल बाद ये 16% बता रहा है, पर अगर हम इसको 4 साल और बढ़ा देते हैं तो इसका ये लमसम क्या है, जैसे वैसे तो 16 दूनी 32 होता है, 32% देना चाहिए, लेकिन लमसम दे रहा है। लमसम इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो आज की कीमत है तो ज़रूरी नहीं कि 4 से 8 साल बाद आप इतना खर्च करोगे तो इतना ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है, अधिक भी मिल सकता है। तो ये एक अनुमानित मूल्यांकन करता है दोस्तों MIRR। जब आप री इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका ये रेट डिक्लेयर करके आपको मॉडिफाइड करके देता है। ठीक है, तो आई होप कि हम आपको NPV, IRR और MIRR फार्मूला अच्छे से समझा पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी वीडियो के साथ अब ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।